अच्छा जी, ये इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन का ही सवाल था, वो थोड़ा सा रह गया था तो मैं इसको यहाँ पे कंप्लीट करवाता हूँ। तो अगर आपके पास लेट सपोज एक लाइन है, उसकी इक्वेशन गिवन हो और लाइन के दो एंड पॉइंट गिवन हो और आपसे कह दिया जाए कि यू हैव टू फाइंड इट्स रेशो। तो बेटा रेशो कैलकुलेट करने के लिए ये जो वैल्यूज हैं एक्स और वाई की, आप इन्हें कहाँ पुट करना शुरू करोगे? इस इक्वेशन में। ये देखिए, यूं आपने पुट कर दिया, फिर आपने यहां से इस तरह पुट कर दिया, 6 - 9, ये हो जाएगा 6 और 7, 13 - 9, तो ये हो जाएगा -1 -3/4। तो योर आंसर इज 3/4 या 3/4 आंसर बन जाएगा। वरना जब हम इसे इंटर लेवल पे सॉल्व करते हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए इसको लैम्डा सपोज करना पड़ता है, फिर वहां से आंसर निकल के आता है, वो एक लंबा मेथड है। तो ये इस मेथड से आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सवालों में बहुत आसानी हो जाएगी। यहां तक इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन हुआ कंप्लीट। अब हम सर्कल कनेक्टेड विद ट्राइंगल्स के सारे केसेस डिस्कस करेंगे, देन फिर आगे चलेंगे। अच्छा जी, मिड पॉइंट के लिए लेट सपोज अगर मेरे पास ये एक लाइन है x1 एंड y1, एक लाइन है x2 और y2, और ये जो c आया ये एग्जैक्टली इसके सेंटर में आया, तो हम ये बोलेंगे कि a से b और b से c का जो रेशियो है वो मिड पॉइंट में कितना हो जाता है? 1:1 का हो जाता है। आपने कहा जी सर, ये वाली बात तो समझ में आ गई। तो x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। मिड पॉइंट के फॉर्मूले में लेट सपोज एक सवाल ये आता है कि एक अदद रेक्टेंगल गिवन है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 और y4। सवाल में ये आ जाए फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। तो फोर्थ वर्टेक्स निकालने के लिए x1 + x2 - x3, y1 + y2 -y3। ये कब हो जाएगा? जब आपसे वो क्या कहेगा कि आपने फोर्थ वर्टेक्स निकालना है। सही है जी। उसके अलावा अगर आपके पास कोई सर्कल है तो बाद में सर्कल में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये आपके पास अगर एक सर्कल है x1 y1, x2 y2, और ये हो गया x एंड y। आपको बोल दिया कि यहाँ पे आपने निकालना है इसका मिड पॉइंट, तो आपने सिंपल है क्या निकाला हुआ यहाँ पे? x1 + x2/2, y1 + y2/2। जी बेटा, ये मिड पॉइंट की बात क्लियर हो गई यहाँ तक? लेट सपोज आपके पास ये सवाल है, मुझे इसमें एक चीज करेक्शन करनी थी, फॉर्मूला थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था इसका। फिर मैं आपको ये सवाल भी करवाता हूँ किस तरीके से होगा। x3 - x2, y3 - y2। सवाल में लिखा हुआ है फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम हुज 3 वर्टिसेस आर
ए बी एंड सी। तो आपसे कह रहे हैं कि फोर्थ वर्टेक्स क्या होगा। आपने कहा सर ये रहा x1 y1 x2 y2 x3 और y3, ये काम कर लिया। तो x1 की जगह 1, x3 की जगह 2 और x1 की जगह 1, y1 की जगह -2, y3 की जगह +1, y2 की जगह 0। तो जनाब ये आ गया मेरा कौन सा वर्टेक्स, चौथा वर्टेक्स किसका, पैरेललोग्राम का निकल कर आ गया। सही है भाई, क्लियर है यहां तक बात। लेट्स सपोज आपके पास ये लिखा हुआ आ जाए सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्राइंगल्स। तो पहली कंडीशन ये होगी कि अगर सरकम सर्किल आ जाए तो आपने एक सर्कल बनाना है, उसमें एक ट्राइंगल बनेगा और ट्राइंगल का ये क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो यहां पर ये क्या चीज कहलाएगी, सरकम रेडियस, यानी कि ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये सारे डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर इसके बाद एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो एंगल बाइसेक्टर में मैंने एक सर्कल बनाया, उसके बाहर 3 ट्राइंगल बनाए, और एंगल बाइसेक्टर हमेशा कहां बनता है, इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल में। कहां बनेगा हमेशा, इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल में। इन सेंटर का मतलब क्या होता है, मैं डायग्राम में आपको सुनाता हूं। अगर ये पूरी मेजरमेंट लेट सपोज ए डिग्री है, ये बी डिग्री है और ये सी डिग्री है, तो यहां से जो लाइन एंगल बाइसेक्ट करती हुई जाएगी वो ए डिग्री बाय हाफ, बी डिग्री बाय हाफ और सी डिग्री बाय हाफ। तो जहां पे ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स आकर मिलते हैं, वहीं या उस पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर। और इन सेंटर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी और प्लस सी। ये हो जाएगा इन सेंटर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। वेयर, अब स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए जो है वो साइड अपोजिट है बीसी का, स्मॉल बी क्या है, साइड अपोजिट है एसी का, और स्मॉल सी क्या है, साइड अपोजिट है एबी का। सही है जी, ये इन सेंटर की बात हो गई, थ्योरी के क्वेश्चन हैं ये सारे। अगर बात आ जाए सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल की, तो मींस मिड पॉइंट, मतलब अगर ये पूरी लाइन मेरे पास लेट सपोज 12 सेंटीमीटर की है, तो ये 6 हो जाएगा और ये 6। तो यहां से जब मैं ए से एक मीडियन ड्रॉ करूंगा टुवर्ड्स बीसी, तो ये इसको 6 में ब्रेक कर देगा। और डेफिनेशन ये कहलाती है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस is known as centroid of a triangle. x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3। मीडियंस की लेंथ निकालने का मैंने एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर। अगर आपको सवाल में ये आ जाए, वैसे तो आज तक कभी भी नहीं आया, अगर आ जाए कि भैया मीडियन की लेंथ बताइए कैसे निकालते हैं, तो फ्रॉम ए, तो 1/2 अंडर रूट x2 प्लस x3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 प्लस y3 माइनस 2y1 का होल स्क्वायर। मतलब जिस जहां से भी मीडियंस की वो लेंथ बोलेगा ना, जहां से ही मीडियन की वो लेंथ बोलेगा, तो उसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और उसके साथ क्या लग जाएगा 2। मीडियन फ्रॉम बी, तो यहां से -2x हो जाएगा, -2y हो जाएगा। मीडियन फ्रॉम सी, 1/2 अंडर रूट
x1 प्लस x2 माइनस 2x3 का होल स्क्वायर, y1 y2 माइनस 2y3 का होल स्क्वायर। ये लेंथ ऑफ मीडियंस हो जाती हैं। अगर आपको निकालने के लिए मिले तो इस तरह काम करेंगे। वो इक्वेशंस जब पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पे निकालना सीखेंगे लेंथ ऑफ, यानी कि मीडियंस की इक्वेशंस की ट्रिक इक्वेशन में सिखाऊंगा। ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या हो जाएगा कि यहां से जो लाइन गुजरेगी एग्जैक्टली वो क्या करेगी, इसको आधे में ब्रेक कर देगी। एग्जैक्टली क्या कर देगी, इसको आधे में ब्रेक करेगी। मतलब यहां से जो लाइन निकलेगी वो आगे ट्रायंगल पे जाएगी, बट वहां पे जाने के बाद वो क्या बनाएगी, इस तरीके से राइट बाइसेक्टर बनाएगी। और इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। अच्छा जी, ये स्लोप के सारे केसेस हैं, मैंने सारे लिखे हुए ताकि फिर आपको एक्सप्लेन करने में आसानी रहेगी बहुत। तो स्लोप का पहला केस, अगर आपके पास दो पॉइंट्स के बिटवीन स्लोप गिवन हो, तो आप डेरिवेटिव में देख चुके हो, तो उसे कैसे लिखते हैं आप, dy ओवर dx। बट अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो तो आप फिर निकालोगे y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x, और कुछ जगहों पर डेल्टा y ओवर डेल्टा x से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या सिंपल सी बात थी बहुत। अगर आपके पास स्लोप निकालना हो आपको x एक्सिस पे, तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। थीटा गिवन होगा तो डायरेक्ट इससे एंगल निकल सकता है। फिर उसके अलावा ये कह दिया जाए स्लोप ऑफ अ लाइन निकालना है, तो स्लोप ऑफ अ लाइन निकालने का फॉर्मूला हो जाता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी कि माइनस ए अपॉन बी। इसी के बाद अगर ये बोल दें लाइंस आर पैरेलल एंड बी परपेंडिकुलर, तो याद रखिएगा इफ लाइंस आर पैरेलल तो कंडीशन क्या बन जाती है, m1 इज इक्वल टू m2, और लाइंस आर परपेंडिकुलर तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये तो बहुत ही सिंपल सिंपल से केसेस हैं। अब मसला ये आता है कि जब हम चैप्टर नंबर 3 पे जाते हैं तो वहां पे लाइंस का जिक्र हो जाता है, और लाइंस ऐसी होती हैं कि L1 यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब आ गया सवाल कि भाई लाइंस आर पैरेलल, तो एंगल क्या बनता है, आप बोलोगे 0 डिग्री का बनेगा या पाई का बनेगा। तो ये आ जाएगा यहां से m1 इज इक्वल टू माइनस a1 अपॉन b1, m2 इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2। हमें पता है कि लाइंस आर पैरेलल हैं तो स्लोप क्या होंगे, बराबर। तो मैंने m1 की जगह माइनस a1 अपॉन b1 और m2 की जगह माइनस a2 अपॉन b2 रखा। माइनस से माइनस को एलिमिनेट किया, तो वो आपसे पूछ सकता है कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल तो एंगल क्या हो सकता है और कंडीशन क्या हो सकती है। तो a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 भी आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1 भी बोल सकते हो, या ये कह सकते हो कि a2 b1 माइनस a1 b2, ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है। और अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएं तो कंडीशन क्या बनती है, a1 a2 प्लस b1 b2, एंगल क्या बन सकता है, 90 डिग्री या 270 डिग्री। अगर आपको दिल चाह रहा हो सॉल्व करने के लिए तो आप m1 m2 इज इक्वल टू -1 कीजिएगा, m1 की जगह माइनस a1 अपॉन b1,
A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू -1। ये और ये गया तो A1 A2 माइनस B1 B2। कंडीशन किसकी आ गई? ये परपेंडिकुलर्स की आ गई। और वो ये बोल दे कि व्हेन लाइंस आर कोइंसिडेंट, तो कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है कि एक लाइन अगर ये है लाइन नंबर 1, तो लाइन नंबर 2 जब इस पे बनेगी तो वो एग्जैक्टली इसी के साथ ज्वाइन होती हुई चलेगी। बस दोनों कंडीशंस में, यानी कि कोइंसिडेंट कंडीशन में A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। मतलब दोनों लाइन के सारे कोफिशिएंट कांस्टेंट, यानी कि x और y के कोफिशिएंट और उनके कांस्टेंट सेम आएंगे, तो लाइन क्या बन जाती है? कोइंसिडेंट बन जाती है। फिर अब आ जाए इसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइंस, कि अगर दो लाइंस के बिटवीन एंगल निकालना पड़ जाए तो आपको ये बात पता है कि फ्रॉम का मतलब क्या होता है, टू का मतलब क्या होता है। सवाल में लिखा हुआ आ गया फ्रॉम अ लाइन टू अ स्लोप, तो M2 से बनेगा M1 की तरफ एंगल, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 और M2। तो इस पूरे लेक्चर में हमने अभी डिस्कस कर लिया पूरा स्लोप और सर्कल कनेक्टेड विद ट्राइंगल्स। ओके जी, अब हम बात करने वाले हैं इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट निकालने का तरीकेकार ये होता है कि एक्स इंटरसेप्ट पे हमें ये बात बताई जाती है y कितना हो जाएगा 0, और y एक्सिस पे x कितना हो जाएगा 0। तो आपसे कोई बोले कि x एक्सिस का फॉर्मूला या x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो आप बोलोगे -c/a और कॉमा y इज इक्वल टू 0। और y इंटरसेप्ट के लिए क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू -c/b। ये भी पूछ सकता है भाई कि अगर b 0 के बराबर हो जाए तो लाइन क्या होती है? तो आप बोलोगे कि अगर b 0 के बराबर हो जाए तो x इंटरसेप्ट होता है और लाइन पैरेलल हो जाती है y एक्सिस के। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो लाइन इस तरीके से बन जाती है इस वाले केस में। ये क्या हो जाएगा? जब b 0 के बराबर होता है तो लाइन बनती है पैरेलल टू दी y एक्सिस। और अगर लाइन y इंटरसेप्ट बन, यानी कि y इंटरसेप्ट निकालना होगा, तो आपसे वो पूछ सकता है कि लाइन किसके पैरेलल होगी? आप बोलोगे x एक्सिस के, और इसमें स्लोप 0 हो जाएगा, इसमें स्लोप इंफिनिटी हो जाएगा। जी बेटा, ये इंटरसेप्ट की बात क्लियर है सबको?